Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with adjectives. अच्छा, आप लोगों ने बुक में एक्सरसाइज देख ली होगी कि हमने एक्सरसाइज में कहाँ तक पढ़ लिया था. अच्छा, हमने अगर आप बुक में देखें तो वोकैबलरी एंड ग्रामर के पोर्शन के अंदर हम सिनोनिम्स भी कर चुके थे और फिर हम ये प्रोनाउंसिएशन वाला टॉपिक भी कर चुके थे. हमने एडजेक्टिव से स्टार्ट करना था. तो एडजेक्टिव स्टार्ट करते वक्त पहले मैं आपको बताऊंगी कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या क्या है, और फिर हम इस एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. तो पहले डेफिनेशन हम यहीं से देख लेते हैं. एडजेक्टिव, अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. नाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन अभी तक हमने नहीं पढ़ा. हम बुक के साथ भी ग्रामर को लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने नाउन के बाद हम एडजेक्टिव में मूव करके, अदरवाइज मैं आपको प्रोनाउन पहले कराती, लेकिन जिस तरीके से सीक्वेंस आपकी बुक में फॉलो हो रहा है हमें उसको फॉलो करना पड़ रहा है. अच्छा, तो जो एडजेक्टिव होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो आपके नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि उसको एक्सप्लेन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. तो जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एडजेक्टिव होगा. तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन योर नोटबुक, या फिर जहाँ पे भी अपने नोट्स आप लिखते हैं, जो भी करते हैं आप लोग इनको प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा चीज़ों को. अच्छा, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन by giving more information about its quality, quantity, number और state. तो जब भी कोई वर्ड आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन किस तरह की है, वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, नंबर हो सकता है, या फिर उसकी स्टेट हो सकती है. तो जब भी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो वो एडजेक्टिव होगा. अच्छा, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल वॉइस. अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड ब्यूटीफुल है वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? वॉइस को. ठीक है, ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्स द नाउन वॉइस. आवाज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, आवाज़ के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. सिमिलरली जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर है आई सॉ 3 birds. आई सॉ 3 birds. अब इस सेंटेंस के अंदर जो बर्ड्स आपका नाउन है, उस नाउन के बारे में हमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? उसकी क्वांटिटी, नंबर के बारे में, कि कितने नंबर हैं बर्ड्स के, आपने कितने बर्ड्स देखे. तो यहाँ पर क्या है? 3 birds. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है. फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव. अब एक एडजेक्टिव जो है, एन एडजेक्टिव कैन क्या क्या कर सकता है? डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकता है. जैसे कि अ टॉल बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है. ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल था उस तरीके से बिल्कुल. फिर दूसरी चीज़ होती है शो क्वांटिटी. इसके अलावा इसका फंक्शन है कि ये क्वांटिटी भी बताता है. क्वांटिटी में क्या हो सकता है? सम हो सकता है, ठीक है, मैनी हो सकता है, कोई भी चीज़ की क्वांटिटी. फिर आता है इंडिकेट नंबर. ये नंबर बताता है, एग्जैक्ट नंबर बताता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास? 13 स्टूडेंट्स. ठीक है, 2 टीचर्स, या कुछ भी इस तरीके से आप कह सकते हैं. फिर क्या पॉइंट आउट करता है? दैट मैन. किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट भी कर सकता है. दैट मैन, दीज बुक्स, किसी भी चीज़ को. ठीक है, जब भी किसी चीज़ के साथ हम ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स लगा देंगे तो वो भी एडजेक्टिव होगा. शो पोजेशन. इसके अलावा पोजेशन भी शो करता है, माई, हर वगैरह वगैरह. अब ये जो वर्ड्स है ना, दैट और माई, ये आपके जो पोजेशन वाले और पॉइंट आउट करने वाले, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव चीज़ें हैं, ये दोनों वर्ड्स आपके प्रोनाउन के अंदर भी आते हैं, बट प्रोनाउन के अंदर इनकी पोजीशन डिफरेंट आती है. ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर ये प्रोनाउन होते हैं, कहाँ पर ये एडजेक्टिव होते हैं. आज क्योंकि हम सिर्फ एडजेक्टिव्स पढ़े हैं तो एडजेक्टिव्स पर फोकस करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो मैं आपको डिफरेंस भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि कहाँ पर ये वर्ड्स प्रोनाउन की तरह एक्ट करते हैं और कहाँ पर ये एडजेक्टिव्स की तरह एक्ट करते हैं. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब पोजीशंस देख लेते हैं. अब एडजेक्टिव्स आपके सेंटेंस के अंदर ना सिर्फ 2 तरह की पोजीशंस पे आ सकते हैं. अब वो 2 तरह की पोजीशंस कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले है एट्रीब्यूटिव पोजीशन. अच्छा, एट्रीब्यूटिव पोजीशन, जैसे एट्रीब्यूट से आपको समझ भी आ रहा है, ये क्या होती है? ये नाउन से पहले लगते हैं, बिफोर द नाउन. ठीक है, अ क्लेवर बॉय, द रेड कार. अब देखिए ये नाउन है और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव लग रहा है.
तो जब भी आपके नाउन से पहले एडजेक्टिव लगेगा उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन, ठीक है। और जो दूसरी पोजीशन है वो है प्रेडिकेटिव पोजीशन। प्रेडिकेट की जगह पर जब आता है ना आपका एडजेक्टिव, तो उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ओके, उसकी पोजीशन को। ये टाइप्स नहीं है, ये पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव है। आफ्टर लिंकिंग वर्ब, अब ये इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इज, एम, आर वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस की एग्जांपल कहाँ लिखी हुई है, द बॉय इज क्लेवर, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी ही बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो बताने का ऑर्डर है वो चेंज हो गया है, और अभी क्या है, ये है प्रेडिकेटिव पोजीशन के अंदर, ओके। द कार लुक्स रेड, द कार इज रेड भी हो सकता था, कुछ भी आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, ओके। तो जब भी आपने देखनी है उसकी पोजीशन, तो इन दो पोजीशंस के अलावा एडजेक्टिव आपके सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं एडजेक्टिव की। अच्छा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास सबसे पहले आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। कौन से एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताते हैं, इनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब क्या है, दीज डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन। तो अब ये क्या बताते हैं, टाइप या फिर क्वांटिटी ऑफ, सॉरी, क्वालिटी ऑफ अ नाउन, क्वालिटी या फिर काइंड। दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, ये किस चीज़ को आंसर करते हैं, व्हाट काइंड, इसको आंसर करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम वो देख लेते हैं। अ ब्रेव सोल्जर, अ ब्यूटिफुल गार्डन, अ कोल्ड ड्रिंक। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी चीज़ की काइंड बता रहा है, कैसा सोल्जर, व्हाट काइंड, गार्डन, कैसा गार्डन, ब्यूटिफुल गार्डन, कैसी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो जब भी कोई एडजेक्टिव आपको किसी भी चीज़ के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसकी काइंड बता रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, सॉरी, क्वालिटी होगा, मैंने क्वांटिटी बोल दिया था। अच्छा, अब आपके पास जो दूसरी टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे हमें क्वांटिटी वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये हमें क्या बताएगा, ये हमें एडजेक्टिव की क्वांटिटी के बारे में बताएगा। दीज शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। रिमेंबर, जब मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों के साथ आप नंबर्स लगा के उसको बता नहीं सकते कि ये चीज़ इतनी इतनी पड़ी हुई है, उसको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो आपकी क्वांटिटी होती है या फिर वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो जब आपके अनकाउंटेबल नाउन आएंगे, उनके साथ जो भी एडजेक्टिव लगेगा उनकी क्वांटिटी बताने के लिए वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये भी आपने नंबर के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना कि नंबर को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं और हम क्वांटिटी को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, ये हाउ मच को आंसर कर रहा है, हाउ मैनी और हाउ मच में डिफरेंस है, ठीक है, ये हाउ मच को आंसर कर रहा है। अब देखिए, सम वाटर, लिटिल मिल्क, इनफ मनी। अब जितने भी नाउन्स यहाँ पे लग रहे हैं वो सब के सब अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो काउंट नहीं कर सकते तो इनके साथ नंबर नहीं लग सकते, ठीक है। तो जब नंबर नहीं लग सकता इसका मतलब है कि इनके साथ क्वांटिटी की दूसरी टर्म्स लगेंगी, जो कि मैंने आपके सामने लिखी हैं, सम, लिटिल एंड इनफ, ठीक है, ये सही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये डिफरेंट है क्वांटिटी से, किस तरीके से, जिस तरीके से उसमें हाउ मच आंसर कर रहा था ना, इसमें हाउ मैनी को आंसर करना होता है। दीज शो हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर पर्सन्स और थिंग्स स्टैंड। अब क्या है, ये दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो ऑर्डर बता रहा है और हाउ मैनी को भी आंसर कर रहा है कि किस ऑर्डर में है और कितनी है, ओके। जैसे मैं कह सकती हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो फिर जब भी हमने इस तरीके की बात करनी होगी जिसमें हम नंबर्स में आंसर कर सकते हैं, उसको हम इसमें लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लिखेंगे। 3 एप्पल्स, मैनी पीपल, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ का एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर आपने ये 3 हमारे पास सब टाइप्स इसकी आती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लिखते हैं। अब पहली चीज़ क्या है, वो है डेफिनेट नंबर्स, जो कि 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, ये जो हम इस ऑर्डर में लिखते हैं। फिर आता है इनडेफिनेट नंबर्स, सम, फ्यू, सेवरल, मैनी वगैरह। और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स, इसमें ईच, एवरी,
आइदर, नाइदर वगैरह। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो है इसको हम अलग से भी लिखते होते हैं, जैसे आपने प्रोनाउंस के अंदर भी देखा होगा उसी तरीके से, लेकिन हम इसको इसकी सब कैटेगरी के अंदर भी लिखते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास फोर्थ टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वर्ड डिमॉन्स्ट्रेशन ही हमें ये बता रहा है कि पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड चूज किए जाते हैं वो जब लगते हैं नाउन के साथ तो हम उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, ठीक है, अब इस पेन नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लग रहा है, ठीक है। अच्छा, दीज पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, किस चीज के बारे में बात की जा रही है। द आंसर द क्वेश्चन विच, दिस बुक इज माइन, दोज हाउसेज आर न्यू, दैट मैन इज काइंड। तो whenever we are pointing out at somebody and we are talking about that thing, that person or that place, तो वो क्या होगा? वो demonstrative adjective होगा। For instance, अगर मैं अभी आपको ये बात कहूँ कि this pen is mine, जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल दी, उसी तरीके से this class is mine, these students are mine। तो जब भी हम इस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे तो जो हम वर्ड वहाँ पे this, that, these, those यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे demonstrative adjectives। अच्छा, अब आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब एक नाउन के साथ एक और वर्ड लग रहा है ना तो वो एडजेक्टिव है, वो नाउन की जगह पर नहीं आ रहा। तो जिस तरीके से दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो जब मैं कह रही हूँ कि दिस बुक इज माइन तो दिस क्या है? वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, अब आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। दीज शो पोजेशन और ऑनरशिप। अब ये क्या शो करते हैं? ये पोजेशन या फिर ऑनरशिप शो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी नाउन के साथ आएंगे, अलग से नहीं आ सकते। दे आंसर द क्वेश्चन हुज, ये किसका आंसर करते हैं? हुज को आंसर करते हैं। माई पेन, हुज पेन इज दिस? माई पेन। योर कार, हर ड्रेस और स्कूल। तो जब भी आपने किसी चीज़ की पोजेशन बतानी है तो आपने उसके साथ जो वर्ड यूज करना है वो क्या होगा? वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। These are used with nouns to ask questions। अब ये कहाँ यूज होते हैं? ये नाउन के साथ यूज होते हैं किसी भी चीज़ का क्वेश्चन करने के लिए। अब ये देखिए, आपने तीनों चीज़ें देखी होंगी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी, आपने पोजेसिव एडजेक्टिव भी और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी। एडजेक्टिव की अच्छी बात ये है कि ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं, ठीक है, तो आपको इसको कभी भी आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब एक वर्ड नाउन के साथ आ रहा है ना तो वो एडजेक्टिव ही होगा, वो प्रोनाउन नहीं हो सकता, ओके। जब वो नाउन की जगह आता है तब वो प्रोनाउन होता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। These are used with nouns to ask questions। तो जब भी क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स लगते हैं हम उनको क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दे आर यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन, और ये क्या होता है? ये नाउन से पहले आते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई थी जो मैंने आपको पहले बता दी। विच बुक इज योर्स, व्हाट टाइम इज इट, हुज बैग इज दिस, ओके। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। दे रेफर टू ईच वन ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये हर एक को एक ग्रुप के अंदर सेपरेटली बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ प्राइज, ईच स्टूडेंट, ठीक है। अब हर किसी स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है क्योंकि एक वर्ड जो नाउन के साथ लग रहा है वो क्या होगा? वो आपका एडजेक्टिव होगा। एवरी चाइल्ड मस्ट अटेंड, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से बात हो रही होगी, एक नाउन के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड लग रहा होगा तो वो क्या होगा? वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। फिर आते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स की तरफ आते हैं। अब ये वही एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्या हमें बताते हैं? जो नाउन के साथ लगेंगे लेकिन क्या है? वो इंडेफिनिट हैं, जो मैंने आपको भी पहले ऊपर सब कैटेगरी के अंदर भी पढ़ाया था, अब उसको हम डिटेल में देख रहे हैं। दीज रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल वे विदाउट बीइंग डेफिनेट, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को बताते हुए या किसी भी क्वांटिटी या क्वालिटी को बताए बगैर आप किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में इस तरह बात कर सकते हैं। सम पीपल आर ऑनेस्ट, ठीक है, अब जनरल बात करें, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स वर लेट, ठीक है। तो जब भी आपने इस तरीके से बात करनी होगी, जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल नहीं पता तो आप उसमें यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। हमारे पास 3 तरह की डिग्री आती है, एक पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। अब जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, जो आपकी जो भी एक नॉर्मल वर्ड्स आप अपनी कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, गुड, ठीक है, यू हैव डन अ गुड जॉब, ठीक है। अब उसी को जब हमने कंपैरेटिव में लेके जाना है, दो लोगों का कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड स्टूडेंट,
ठीक है, ये अब आप किसी और के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही, ये एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात की जा रही है. ऑन द अदर हैंड, इफ आई हैव टू कंपेयर वन स्टूडेंट विद द अदर वन, तो मैं ये बोलूँगी हिज नोटबुक इज बेटर देन हिम, हिज नोटबुक. ओके, फॉर एग्जाम्पल अलीज नोटबुक इज बेटर देन अहमद्स नोटबुक. ठीक है, उसी तरीके से जब हमने कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों के बारे में तो बेटर का वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, दिस पेन इज बेटर देन दिस पेन. फॉर इंस्टेंस मेरे पास दो पेन्स हैं और मैं कह रही हूँ कि ये दिस इज बेटर. ठीक है, अब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. तो उसी तरह जब हमारे पास जब भी कोई भी चीज़ों को दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री. अब आप हर चीज़ों के अंदर से जो सबसे बेहतरीन चीज़ होगी उसके लिए आप जो यूज़ करेंगे, या ज़रूरी नहीं है कि बेहतरीन हो, उसकी क्वांटिटी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, उसकी क्वालिटी. तो जब हमने किसी भी एक्सट्रीम चीज़ के बारे में बात करनी होगी तो हम सुपरलेटिव की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब हम बस 3-4 पेन थे और मैं कह रही हूँ दिस इज़ द बेस्ट. ठीक है, तो देखें गुड, बेटर, बेस्ट. तो एक चीज़ होती है हमारे पास पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव. तो इन तीनों को हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे. अच्छा, पॉजिटिव डिस्क्राइब्स वन नाउन. जब भी आपने एक नाउन को डिस्क्राइब करना है तो आप पॉजिटिव डिग्री को इस्तेमाल करेंगे. रावी इज टॉल. उस तरह अगर हमारे पास कंपैरेटिव आ जाती है जिसमें दो लोगों को कंपैरिजन करते हैं, रावी इज टॉलर देन राजू. सिमिलरली सुपरलेटिव आती है, रावी इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसका कंपैरिजन बाकी सब लोगों के साथ भी कर रहे हैं. ठीक है, तो जो सबसे बेहतरीन है उसके लिए सुपरलेटिव, या सबसे जो एक्सट्रीम चीज़ है उसके बारे में सुपरलेटिव, और जो दो चीज़ों को कंपेयर करेगी वो कंपैरेटिव, और जो आपकी सिर्फ एक नाउन को डिस्क्राइब करेगी वो आपकी पॉजिटिव है. अब जो कॉमन फॉर्म्स होती हैं उसमें बिग, बिगर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. अब अपने ये याद रखना है कि एक सीक्वेंस के अंदर मोर और मोस्ट आता है और दूसरे के अंदर बिगर, बिगेस्ट या फिर बेटर, बेस्ट और इस तरह के वर्ड्स आते हैं. अब हम ऑर्डर भी देख लेते हैं. एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या होता है, आप किस ऑर्डर में एडजेक्टिव को लिखते हैं. तो इसमें सबसे पहले आपका ओपिनियन आता है. अच्छा, सबसे पहले आपका ओपिनियन आता है, फिर साइज आता है, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस और फिर एंड पे आपका नाउन आता है. तो आपने ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सेंटेंस में कुछ लिखना है और उस सेंटेंस में सिर्फ आपके पास एज का ऑप्शन है और कलर का ऑप्शन है. तो आप पहले एज लिखेंगे फिर कलर लिखेंगे. ठीक है, अगर आपके पास ओपिनियन पहले आ रहा है तो आप ओपिनियन लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर कलर लिखेंगे. लेकिन आपने इसी ऑर्डर को फॉलो करना होता है व्हेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन. इस ऑर्डर के साथ ही आप लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल. आप एक डाइनिंग टेबल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके बारे में जितने भी वर्ड्स यूज़ किए हैं आपने उसको किस ऑर्डर में लिखना है वो आपने देख लेना है. ठीक है, तो इस तरीके से हम हमेशा इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं. अच्छा, आई होप आप लोगों ने एडजेक्टिव्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा. ये इसकी एक समरी है. अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो भी नोट डाउन कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टीचर्स कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड दिस इनटू स्टूडेंट्स ग्रुप्स. आई होप अगर आप लोगों ने इसको नोट करना होगा तो आप कर रहे होंगे अभी. अच्छा, इसके फ़ौरन बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज पे. जो आपकी बुक में एक्सरसाइज गिवन है उसको भी देखते हैं कि उसमें हम कितनी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, तो ये हमारी बुक है. आई होप यू कैन सी द बुक. एडजेक्टिव्स, ये हम डेफिनेशन देख चुके थे. अच्छा, अब सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू फॉर्म एडजेक्टिव्स. तो हम ये ऊपर एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लेते हैं. एडजेक्टिव्स आर sometimes formed from noun or verbs by the addition of a suffix such as able, lovable. अब आप देखें suffix क्या होती है. suffix हम कहते हैं जो भी हम कुछ words को add करते हैं ना words के end पे. तो हम जब इस तरीके के words किसी भी verb या फिर noun के बाद हम words add करते हैं ना, suffixes add करते हैं, तो उससे हम अपने adjectives form करते हैं. ठीक है. अच्छा, तो उसी तरह एक भी है, इश भी है, एफ भी है. ठीक है, तो ये सारी हमारे पास सफिक्सेस अवेलेबल है. इन सफिक्सेस को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव्स फॉर्म करेंगे इन नाउन्स के साथ. जैसे हमारे पास ड्यूटी लिखा हुआ है, आइस लिखा हुआ है, पीस लिखा हुआ है, ब्यूटी लिखा हुआ है.
ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पर आई वॉन्ट टू सी सम ऑडियंस, अगर हमारे पास यहाँ ऑडियंस अवेलेबल है, ओके, यस, ओके, I94 से भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और जावा दिल्ली से भी अवेलेबल हैं, ओके। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने करना क्या है, आपके पास यहाँ पे 4 नाउन्स दिए गए हैं, आपने इनको कन्वर्ट करना है इनटू एडजेक्टिव्स, और आपने इनको कन्वर्ट कैसे करना है, आपने कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ सफिक्सेस ऐड करके करना है, और सफिक्सेस कौन कौन सी हैं, सफिक्सेस आपके पास यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। एबल, फुल, इक, इश, इफ, OUS, ठीक है, फेमस की जैसे ऑस यूज करते हैं हम, और फिर वाई। अब आप देखते हैं कि आप इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ड्यूटी के साथ आप इनमें से कौन सी सफिक्स ऐड कर सकते हैं, ड्यूटीएबल तो नहीं हो सकता, राइट, ड्यूटीफुल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो इसको हम कर देंगे ब्यूटीफुल कर देंगे। उसी तरह हमारे पास आइस है, तो आइस को हम यहाँ पे कौन सी सफिक्स यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर इसको आईसी कर सकते हैं, राइट। फिर है पीस, पीस के साथ फुल लगा सकते हैं, पीसफुल कर सकते हैं, ब्यूटी के साथ भी फुल लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये लिख दिए हैं वर्ड्स, यू कैन सी दीज वर्ड्स एंड यू कैन नोट डाउन ऑन द बुक, और आप इसको लिख सकते हैं। स्कूल्स अगर अपने कैमरास ऑन कर लें तो इंटरेक्शन में आसानी हो जाएगी बच्चों के साथ, मैं उनसे किसी तरीके से क्वेश्चंस कर सकती हूँ जिसमें वो अपने हैंड रेस करके आंसर कर सकते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने कैमरास को ऑन करें। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा ये। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, रीड द गिवन सेंटेंसेस बिलो एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स। अब आपके पास यहाँ पर 5 सेंटेंसेस मौजूद हैं, इनको आपने रीड करना है एंड देन यू हैव टू टेल मी विच word in the sentence is an adjective. The homeless beggar hasn't eaten in days. The homeless beggar hasn't eaten in days. अब सबसे पहले आपने नाउन को आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर आपने नाउन को अपने सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा। अच्छा, अगर अभी ऑडियंस अवेलेबल होती तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। तो अब आपने देखना है हर वर्ड को, विच वर्ड इज नाउन, इनमें से नाउन कौन सा वर्ड है। तो हमें पता चल गया कि बेगर क्योंकि एक पर्सन होता है तो वो क्या हो गया, ये हमारे पास नाउन आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, नाउन को तो नहीं करना। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर बेगर को की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है। ओके, हमारे पास यहां पर होमलेस वर्ड है, ठीक है, ईटन वर्ड है और डेज वर्ड है। अब इन तीनों में से क्या कोई वर्ड, इनमें से क्या कोई वर्ड हमें बेगर के बारे में बता रहा है, बेगर की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, उसके बारे में कोई चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा है, तो वो इनमें से कौन सा वर्ड होगा। क्या वो होमलेस हो सकता है? यस, होमलेस इज द राइट वर्ड। तो होमलेस हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है। सिमिलरली द फॉक्स इज अ स्ले एनिमल। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एडजेक्टिव यूज हो रहा है, लेकिन इसमें कौन सा टाइप ऑफ, कौन सी पोजीशन एडजेक्टिव की यूज हो रही है, प्रेडिकेटिव। तो अब आप मुझे बताएंगे कि बल्कि नहीं, उसके साथ साथ हमारे पास एक और एडजेक्टिव भी आ रहा है। अब देखिए हमारे पास नाउन कौन कौन से अवेलेबल है, पहले हम नाउन देख लेते हैं। फॉक्स भी नाउन है और एनिमल भी नाउन है। अब देखिए फॉक्स से पहले तो कोई वर्ड ऐसा नहीं लग रहा जिसको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में लेके जा सकें, और ये भी हमारे पास जो दो वर्ड्स आ रहे हैं ये भी एडजेक्टिव उसमें नहीं आते। स्ले इज द ओनली वर्ड विच इज गिविंग अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल, अबाउट द नाउन। ठीक है। अच्छा, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, बहुत फेमस, आप लोगों ने राइम सुनी भी होगी। अब बताएं इसमें मैरी भी हमारे पास नाउन है, लैम्ब भी हमारे पास नाउन है। अब इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, क्या मैरी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है? नहीं। लैम्ब के बारे में दी जा रही है? यस। तो कौन सा वर्ड होगा, लिटिल। दिस इज द राइट वर्ड। Okay, this is adjective. Okay, the selfish giant didn't allow the children to enter his garden. अब इसमें हमारे पास giant को as a noun consider किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा children हमारे पास यहाँ पे noun है, garden हमारे पास यहाँ पे noun है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि किस किस noun के साथ adjective यूज हो रहा है। selfish, क्या ये adjective है? Yes, ये एक एडजेक्टिव आ गया।
चिल्ड्रन के साथ क्या हमारे पास कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है? नहीं। गार्डन के साथ कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है? यस, पोजेशन। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव आ रहा है और वहाँ पे भी एडजेक्टिव आ रहा है। फिर हमारे पास लास्ट लाइन है, द फुलिश डॉग बार्क्ड एट इट्स रिफ्लेक्शन एंड लॉस्ट इट्स फूड। अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपने नाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमारे पास नाउन क्या है? डॉग है, ठीक है, और फिर क्या है? फूड भी हमारे पास एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है। अब हम देखेंगे कि किस नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है? डॉग को। तो फुलिश हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसकी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, तो हम इसको बहुत इसी तरह से सिर्फ हम पढ़ लेंगे कि ये क्या है और मैं आपको समझा दूंगी। अदरवाइज कंडीशनल सेंटेंसेस पे एक पूरा का पूरा सेपरेट आप लोगों को मैं लेक्चर दूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब जीरो कंडीशन का मतलब यही समझ में आ रहा है कि जीरो का मतलब कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जीरो कंडीशन इज यूज्ड टू नरेट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू स्पेशली फॉर लॉज एंड रूल्स। तो जो ऐसी बातें जो कि पहले से ही दुरुस्त हैं, जिसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकती, वो यूनिवर्सल फैक्ट्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि होगी ही होगी, उसमें कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइस को हीट पे रखेंगे तो वो मेल्ट ही होगी। इफ़ यू पुट आइस ऑन हीट इट मेल्ट्स। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूनिवर्सली ट्रू है, जो कि एक फैक्ट है, वो सब आती हैं आपकी जीरो कंडीशन के अंदर। ओके, अच्छा, अब जीरो कंडीशन के अंदर हम देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इसके अंदर इफ़ या व्हेन के साथ आपका एक क्लॉज आएगा और प्रेजेंट सिंपल आपका दूसरा क्लॉज आएगा। जो ऐसा आराम, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। एक में इफ आ जाएगा और एक में नहीं आएगा, और इफ वाला क्लॉज पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, ठीक है। इफ आई ड्रिंक टू मच कॉफी आई कैंट स्लीप एट नाइट, ठीक है। फिर उसी तरीके से आई स्मेल्स इफ यू हीट इट, वही वाली बात जो मैंने आपको कही थी, अगर आप इसको हीट करेंगे तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, उसने यही होना है, ठीक है। व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क, जब सूरज गरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो जो भी चीज़ें यूनिवर्सल फैक्ट हैं, जो कि होती ही होती हैं, जो एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक्ड है, जो कि हमें पता है कि एक फैक्ट है, ट्रूथ है, तो वो क्या होगा? वो आपका जीरो कंडीशन में आएगा। अच्छा, उसी तरह अगर हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 की बात करें तो वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। अब ये वो चीज़ें हैं जिसको कंडीशन की ज़रूरत पड़ी है। कंडीशन की ज़रूरत कैसे पड़ी है? फॉर इंस्टेंस, मैं कहती हूँ कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं पास होंगी। इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जाम। अब देखिए, उर्दू में बात करते वक्त हम दोनों ऐसे दोनों जो क्लॉजेस बन रहे हैं उनको हम फ्यूचर की तरह बात करें, अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं पास होंगी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जो आपका इफ वाला क्लॉज है ना, उसको आपने प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है, क्योंकि मैं अभी मेहनत करूंगी तो कामयाब होंगी, राइट। तो जब भी आपके पास फर्स्ट कंडीशन आएगा, उसके अंदर एक क्लॉज जो कि सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा और एक सिंपल फ्यूचर में लिखा जाएगा। ओके, मैं आपको अभी इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखा देती हूँ। अब ये वो बातें होती हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें अपनी एक इनपुट देंगे तो उसका एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट सिंपल और विल, शेल, कैन, मे, मस्ट, आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी। तो अगर हम इसको आसान अल्फाज में लिखें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। अगर आप सिंपल फ्यूचर नहीं यूज करें तो आप उसकी जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इनमें से कोई भी एक वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो विल हो सकता है, वो शेल हो सकता है, वो कैन हो सकता है, वो मे, मस्ट, कोई भी इनमें से वर्ड हो सकता है। अच्छा, the first conditional is for future actions dependent on the result of an other future action or event. अब बेसिकली ये लिखा तो इस तरीके से जा रहा है कि दोनों फ्यूचर एक्शंस की बात हो रही है, लेकिन एक चीज़ है जो अभी आप करना शुरू कर देंगे, अभी कुछ होगा तो उसकी वजह से होगा, ठीक है, या फिर फ्यूचर में भी हो सकता है, उसके बारे में भी बात की जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, where there is a reasonable possibility of the conditions for the action being satisfied, जिसमें एक रीजनेबल कंडीशन होगी, एक कंडीशन है, उसी के रिजल्ट में दूसरी चीज हो रही होगी। अच्छा, इफ ही गेट्स हियर सून आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट, अगर वो यहाँ आ गया तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी, ये करूंगा, ठीक है। तो अब क्या है,
अब अगर किसी को कोई भी एक रीजनेबल कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आप उसके रिजल्ट में दूसरा काम कर रहे होंगे। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, आपने देखना है इनको आपने किस तरीके से फिल करना है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे वर्ब्स दिए गए हैं, आपने उसको खुद देखना है कि उसको अपने प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, आपने उसको फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, आपने उसको किस तरीके से लिखना है। इफ इट डैश टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। अब ये फर्स्ट कंडीशन है क्योंकि एक कंडीशन इसमें आ रही है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन का मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया है, तो इसमें हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। एक बात का ख्याल रखें कि आपने कभी भी एक सेंटेंस के अंदर 2 दफा विल का इस्तेमाल नहीं करना। फिर इफ आई डैश वर्क अर्ली आई विल गो टू दिस सिनेमा। अब देखिए विल आपके पास यहां पर आ गया है, इसका मतलब है कि आप दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इफ आई फिनिश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा। ठीक है, शी विल फेल द एग्जाम इफ शी डैश टुनाइट। अब नॉट भी आ गया है, अब शी के साथ आप क्या लगा सकते हैं, डू लगा सकते हैं या डज लगा सकते हैं इसको प्रेजेंट बनाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन ही है हमारे पास। शी विल फेल द एग्जाम इफ शी डज नॉट स्टडी टुनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे। इफ ही डैश टू मच आइसक्रीम ही विल गेट अ स्टमक एक। अब क्या है, अब देखिए विल हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, हमें पता है कि यहां पर हमने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। इफ ही ईट्स टू मच आइसक्रीम ही विल गेट अ स्टमक एक। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल कम टू द पार्टी इफ दे डैश एन इन्विटेशन। अगेन हमारे पास यहां पे विल आ रहा है, तो उसका मतलब है कि अगले क्लॉज के अंदर विल नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, दे विल कम टू द पार्टी इफ दे गेट। ये चेंज नहीं होगा। ओके अब हमारे पास एक और एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर्म और राइट इट इन द ब्लैंक। अब आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। इन ब्लैंक्स के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को देखना है आपने कि कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक के लिए ठीक रहेगा। अहमद वॉन्डर्ड वेयर ही डैश हिज कीज, लीव्स, लेफ्ट, हैज लेफ्ट या हैड लेफ्ट। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले मुझे आप लोगों को टेंसेस को एक्सप्लेन कर देना चाहिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि अदरवाइज ये मैं ही फिल करी होंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। लेट्स लीव दिस फॉर अनदर क्लास। हम इसको अपनी बुक पे भी स्टार्ट कर देते हैं कि हमें याद रहेगा कि हमने इस पार्ट को फिर से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे, जिस तरीके से हमने पिछली वाली चीज़ को पढ़ा है और फिर उसको हमने किया है, आज की क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, so that's all for today. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.